Hello everyone and welcome to Defense Studies. If you are thinking or if you are preparing for CAPF Assistant Commandant exam, this is the right time where you can invest your maximum energy in paper 2. I've seen aspirants, they come to us time and again, they say सर पेपर 2 में बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस हो गई, बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम हो गई, एग्ज़ाम में हम उसको रिकलेक्ट नहीं कर पाए, उसको हम पर्टिकुलरली दिमाग से पेपर तक नहीं लेके आ पाए. ठीक है, एक बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट हो जाता है. कैसे? क्योंकि हम जब देखते हैं कि हम सिर्फ पेपर 2 को पढ़ते हैं, लिखते नहीं हैं, लेकिन एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है आपको लिखना पड़ता है. ठीक है, तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए. एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है कि आप लिखो, आपके दिमाग में जो भी है आप उसे लिखोगे. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूरे साल पेपर 2 को पढ़ते हैं, उसको कहीं पे भी लिख के नहीं देखते, अप्लाई नहीं करते नॉलेज को. सो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. आई हैव सीन पीपल, दे कम टू अस एट द एज ऑफ 27-28 सेइंग कि सर ये लास्ट अटेम्प्ट है, हाउ टू क्वालिफाई इट. तो इस प्रेशर से बचने के लिए, पेरेंट्स के प्रेशर से, सोसाइटी के प्रेशर से, अगर आप इस एंग्जाइटी अटैक और ये सभी चीज़ें जब बाद में हो जाती हैं, इफ़ यू बेसिकली लॉस्ट योर 3 to 4 ईयर्स, दिस आप यूथफुल ईयर्स को वेस्ट करते हो इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन में, बहुत बड़ा आपको लॉस होने वाला है. सो दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द एग्जैक्ट टाइम जहाँ पे आप पेपर 2 पे सबसे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं. उसके बाद पेपर 1 पे आप फोकस करोगे, राइट. तो आपने सुना भी होगा, ए ड्रीम बिकम्स अ ड्रीम और स्टेज अ ड्रीम अंटिल यू डू नॉट एक्ट ऑन इट. ठीक है, डे ड्रीमिंग करना बंद कर दो कि आप सपने ले रहे हो, CSF में आप पोस्टेड हो इधर एयरपोर्ट पे, आप CRPF में जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड हो, ये डे ड्रीमिंग करना बंद कर दो. एग्जैक्टली प्रिपेयर करो, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो. ठीक है, कोई मेंटोर आपको मिल जाए या फिर कहीं पे आप ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी प्रोग्रेस मॉनिटर हो सकती है. या फिर आपको कोई बड़ा भाई है जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर सकता है, या कोई ऐसा कोई जिन्होंने क्वालिफाई किया हो, वो भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं. टॉपर्स ऑल्सो कैन हेल्प. सो स्टॉप डे ड्रीमिंग, स्टार्ट बेसिकली प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. आपका टारगेट होना चाहिए कि दिसंबर तक, एटलीस्ट दिसंबर या जनवरी तक आप पेपर 2 का सिलेबस कंप्लीट कर लें. उसके बाद पेपर 1 पे शिफ्ट हो जाएं और फिर साथ के साथ जो आपने पेपर 2 के अंदर जो पढ़ा है, ठीक है, पेपर 2 के अंदर जो पढ़ा है, फिर आप उसको रिवाइज करें, सिर्फ आप उसको अप्लाई करें. ढेर सारे क्वेश्चन आप लिख के देखें और उसको इवेलुएट कराएं. वो आपका बेसिक आइडिया रहना चाहिए. ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं. आज की हमारी थीम नंबर 6 है हाउसिंग. व्हाई डू वी नीड टू स्टडी हाउसिंग? हाउसिंग को देखने से पहले मैं ये बता दूं कि ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जिसमें आपको थीम वाइज कवरेज मिलेगा हर एक एस्पेक्ट का, इंडियन इकोनॉमी का, सोसाइटी का, एग्रीकल्चर का, राइट, और इंटरनल सिक्योरिटी का भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं. तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, राइट. तो ये आपको प्रिपेयर करना ही है. इसमें गवर्नमेंट डेटा है, इसमें बिल्कुल क्रेडिबल डेटा है जो कि आप यूज़ कर सकते हो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन में. इसमें आपको कमेटी के नाम मिलेंगे, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेके. तो हर एक चीज़, एक पूरा विजन इसमें क्लियर है इन 30 थीम्स के अंदर. जब आपके पास सामने विजन क्लियर हो जाता है, आपके पास एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होती है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो. प्रॉब्लम यही रहती है कि आप कैंडिडेट के पास है, ये विजन नहीं रहता, एक अप्रोच नहीं होती. जब तक अप्रोच नहीं होगी और एक अप्रोच नहीं डेवलप करेंगे, एक मैच्योरिटी लेवल जब तक आप अटेन नहीं करेंगे, आप क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर सकोगे. क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आज के टाइम में आ रहे हैं, मोस्टली दे आर एप्लीकेशन बेस्ड. आपको कुछ नहीं मिलेगा डायरेक्टली ऐसा कुछ पूछ लिया आपसे, नक्सलिज्म, व्हाट इज़ नक्सलिज्म, नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. हर एक आप जितने भी देख लीजिए एप्लीकेशन बेस्ड. CAPF का पेपर 2 का स्पेशली जो लेवल है इंक्रीज होता जा रहा है, पेपर 1 का भी नो डाउट. कट ऑफ अच्छी खासी देखने को मिल रही है इसमें आपको. ठीक है, सो आज हम शुरू करेंगे थीम नंबर 6 हाउसिंग. क्यों हमें ये पढ़ना है? देखो, हाउसिंग एज इन डायरेक्टली कहीं पे नहीं पूछा है, बट आई एम टेलिंग यू हाउसिंग को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, हाउसिंग को आप यूज़ कर सकते हो. जैसे आपको पॉवर्टी एरेडिकेशन इसमें क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे, अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ. सी, अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ. सो वाई अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ? अब अर्बन एरियाज़ के अंदर आप देखोगे वहाँ पे बहुत सारे स्लम्स होते हैं. ठीक है, स्लम्स होते हैं, वहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशंस होती है, सैनिटेशन नहीं होता, ये सभी प्रॉब्लम है. तो दिस इज़ बेसिकली अ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन हेल्थ. बहुत सारी वहाँ पे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आप देखोगे, पानी से बहुत सारी समस्याएं देखोगे. तो ये सभी चीज़ें रहती हैं अर्बनाइजेशन में, क्योंकि एक बाय प्रोडक्ट होता है अर्बनाइजेशन का स्लम. ओके, अगर स्लम को कैसे हटाया जा सकेगा? अभी प्राइम मिनिस्टर हैज़ ऑल्सो गिवन बेसिकली स्पीच
कि स्लम रीडेवलपमेंट का हम काम करेंगे न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। उनको एक टावर्स दिए जाएंगे, बिल्डर्स उनको बड़े बड़े टावर बना के देंगे जिस पे ढेर सारे लोग रह सकेंगे एक साथ, ठीक है। ये एक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अर्बनाइजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे इसको हाउसिंग को आप फिट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब शुरू करते हैं कि हाउसिंग, आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट मिशन हमने चलाया था, प्रधानमंत्री आवास योजना। देखो अब आप ये देखोगे कि पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपसे थीम जो आपको 2022 के अंदर जब आप करंट अफेयर्स इतना अनएक्सपेक्टेड आ गया, इतना अनएक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स था। करंट अफेयर्स तो मैं क्या ही बोलूँ, 5-5 साल पुराने आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो मैं यही बोल रहा हूँ, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिलती है जो कि रिसेंट में है, लेकिन उसका ओरिजिनेशन जो था पहले, ओरिजिनेट बहुत कई साल पहले हो चुकी है, तो वो भी आपको मेजर जो फ्लैग्स की स्कीम है गवर्नमेंट की वो पता होनी चाहिए। जैसे ये प्रधानमंत्री आवास योजना, इट वाज स्टार्टेड बेसिकली इन द ईयर 2015, 25 जून को। तो ये आपसे तारीख भी पूछ सकते हैं जब आपको मल्टीपल स्टेटमेंट दी जाएगी कि पीएम आवास योजना वाज बेसिकली स्टार्टेड इन द ईयर 2018, तो वो गलत स्टेटमेंट होगी। 2015 में स्टार्ट हुआ था। अब हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम थी इसके अंडर, और 2022 तक हमें 20 मिलियन यूनिट जो हाउसिंग है वो हमें तैयार करनी थी, अर्बन एरियाज़ के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर, राइट। अब देखिए उसके अंदर आप देखोगे कवरेज क्या है, आप देखोगे क्लास 1 सिटीज़ के अंदर ये सभी आप देखोगे स्टैट्यूटरी टाउन बनाने की बात हुई थी, ओके। अब इसके अंदर देखते हैं कॉन्स्ट्रेंट, क्या इशू है, हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हाउसिंग का, ठीक है। क्यों स्लम्स हैं, क्यों लोग अपना खुद का घर नहीं बना पाते, क्या क्या इश्यूज़ हैं इसके अंदर, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना। पहला देखेंगे लैक ऑफ फाइनेंस फ्रॉम फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखोगे हाउसिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, जैसे इकोनॉमी के अंदर डिस्ट्रेस है, नो डाउट, कोविड-19 पैंडमिक आया, ठीक है, उससे पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ, उससे पहले ग्रेट रिसेशन हुआ, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसने इकोनॉमी का पूरा हिला के रख दिया। अब रशिया यूक्रेन वॉर है, तो क्या होता है, जो बैंक्स की जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब आप देखोगे आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया है, जिससे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गया है। अब लोग जो हैं, अब लोगों को अगर हाउस लोन लेना वो महंगा मिलेगा, ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लैक ऑफ फाइनेंस फ्रॉम फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कई बार अब मैंने डिस्ट्रेस की बात की है कि द कंपनीज they basically become reluctant to give house loans to these people। एक तो हाउस लोन आपको 8 या 9 या 10% पे मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। और दूसरा आपको देखना है कि कंपनी कई बार नहीं देती, कई बार उनको किनको देना पड़ता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, जो इंडस्ट्रियल हाउसेज है, कॉर्पोरेट हाउसेज है, उनको वो लोन देना पसंद करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी, ओके, क्योंकि अश्योर्ड उसमें रिटर्न है ना, ओके। उसके बाद देखिए मल्टी लेवल अप्रूवल सिस्टम, डिलेज बहुत ज़्यादा है, आपको पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इसमें लगाना पड़ता है, तो डिले बहुत ज़्यादा है। अब डिले हो गया, कॉस्ट ओवररन हो गया, तो आपका जो प्रोजेक्ट था इतने में बन सकता था, लेकिन बैंक ने टाइमली पैसा नहीं दिया, होम लोन नहीं दिया, तो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ गई। तो अब वो जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो आप उसको ज़्यादा पैसों में बेचोगे। बिल्डर्स के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, जब कॉस्ट ओवररन हो जाती है, एक प्रोजेक्ट का डिले हो जाता है, तो उस प्रोजेक्ट में जो हाउसिंग पहले उसके रेट डिसाइडेड थे, अब वो ज़्यादा हो चुके होते हैं, तो वो एक आम आदमी की एक रीच से बहुत दूर चला जाता है, ठीक है। तो ये भी देखना है कि डिले नहीं होना चाहिए, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मशीनरीज, इक्विपमेंट, ऑटोमेशन, लेबर हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दें, ठीक है। 2012 में लोगों ने इन्वेस्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस है, नोएडा के अंदर, अभी तक लोगों को पोजेशन नहीं मिला है घर का, ठीक है। दे हैव इन्वेस्टेड दिस मच मनी, अभी तक लोगों के पास पोजेशन नहीं है। बिल्डर्स बार बार यही बोलते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट ईयर तक, दे कीप ऑन डिलेइंग इट, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज लो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। इस एरिया के अंदर गवर्नमेंट ही तो बना रही है हाउसिंग, पीएम आवास योजना के अंदर आप देखोगे लोगों को घर मिले हैं, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन कम है, जो कि हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप देखोगे और कौन से कॉन्स्ट्रेंट है कि हमारा इंडिया के अंदर हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम चलाना पड़ गया। यहाँ पे लोगों के पास घर नहीं है खुद के, दे बेसिकली लिव इन द रेंटेड हाउस। उसके बाद आप देखोगे कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, यही है डिलेड प्रोग्रेस, लो यूज़ ऑफ प्री फैब्रिकेटेड एंड प्री इंजीनियरिंग मटेरियल। आप देखोगे आप डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करो, वहाँ पे प्री फैब्रिकेटेड है हर एक चीज़, 10 दिन के अंदर वो पूरा घर खड़ा कर देते हैं, ठीक है।
पैनल बने होते हैं, कंक्रीट के पैनल, ऐसे आपकी जेसीबी मशीन आएगी या फिर कोई क्रेन आएगी, वो पैनल के ऊपर पैनल रखे आपका 5 या 10, 15, 20 दिन, 1 महीने में पूरा घर तैयार करके देते हैं। यहाँ पे आपको कई साल लग जाते हैं घर बनाने में। ओके, यहाँ पे आप देखिए राइज इन स्लम डेवलपर्स, ये हमारा एक प्रॉब्लम है, ये अर्बनाइजेशन का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। क्योंकि अर्बन एरियाज़ के अंदर आपको पता है, अर्बन एरियाज़ के अंदर हाउसिंग फैसिलिटीज़, अकोमोडेशन बहुत कॉस्टली है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप दिल्ली मूव करना चाहते हैं, आप राजेंद्र नगर आएंगे, आप करोल बाग आएंगे, या फिर ऐसे कोई मुखर्जी नगर आप जाना चाहेंगे, वहाँ पे आपको अकोमोडेशन आज के टाइम में जाके देख लो, बहुत रेट इंक्रीज़ हो चुके हैं, जो आप रेंटेड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, ठीक है। सब लोग वो क्या नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं करेंगे तो कहाँ रहेंगे वो। अगर कोई माइग्रेंट आता है, सपोज आप तो स्टूडेंट हैं, आपको फैमिली सपोर्ट करेगी, लेकिन कोई माइग्रेंट इन सर्च ऑफ वर्क आता है यहाँ पे बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, राइट, तो उसके पास उसको 10,000 रुपये या 15,000 रुपये की एक जॉब मिली है, तो क्या वो 15,000 रुपये डायरेक्टली पे करेगा या फिर 10,000 का कोई रूम ले सकता है? नहीं, वो कहाँ जाएगा? जे कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी, जो स्लम्स के अंदर, वहाँ पे रहना शुरू करेगा। 3,000 5,000 रुपये में वो अपना बेसिकली वहाँ से लाइवलीहुड या फिर वो उस लिविंग कंडीशन में वो रहना शुरू कर देगा, ठीक है, कुछ पैसे बचाने के लिए। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि वहाँ पे अकोमोडेशन बहुत महंगा है, जिससे स्लम्स बन गए हैं। अब इनसफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रेन्ड मेजन्स, ये भी है, मिस्त्री हमारे पास इतने नंबर में नहीं है। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट इन अर्बन लोकल बॉडीज टू डिजाइन मास हाउसिंग प्रोजेक्ट। दिल्ली का ही आप एग्जांपल ले लीजिए, दिल्ली के अंदर अभी इलेक्शंस हैं, ठीक है, दिल्ली के अंदर एमसीडी के इलेक्शंस हैं, और ये अर्बन लोकल बॉडी है। अब अर्बन लोकल बॉडी जो आप देखोगे, वहाँ पे पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, तो उनकी भी कुछ कैपेसिटी है कि इतनी कैपेसिटी से ज़्यादा वो क्या है, काम नहीं कर सकते, उस कैपेसिटी से ज़्यादा। रोड में गड्ढे हो रहे होते हैं, तो पोर्ट होल्स उनको फिल करने होते हैं, तो उनके लिए भी उनकी कैपेसिटी नहीं है इतनी ज़्यादा, तो उनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी होगी, वर्कफोर्स को बढ़ाना होगा, तभी ये काम हो सकता है। अब वे फॉरवर्ड देखते हैं, अगर हमें हाउसिंग फैसिलिटीज़ को अच्छा करना है, वी नीड टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंस। अगर आपको लोन चाहिए, आपको घर बनाना है, तो आपको इंस्टेंट लोन मिल जाना चाहिए, आप मॉर्टगेज बैंक को ऑफर करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सब कैटेगरी अंडर पब्लिक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, PSL। तो RBI ने एक प्रोविजन दिया था बैंक में कि आपको PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आपको लोन देना है लोगों को। अफोर्डेबल हाउसिंग ये जो प्रोजेक्ट है, उसके अंदर लोगों को आपको दिस मच परसेंट इज रिजर्व फॉर द हाउसिंग। ये 10 हो सकता है, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट आप कमेंट करके बताइएगा अंडर दिस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग या फिर हाउसिंग के लिए कोई प्रोजेक्ट आपके पास आया, बैंक के पास आया, तो वो कितना % देगा उसका। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है एक्सेस टू फाइनेंस में? रिलैक्सिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर लेस देन 10 लाख हाउसिंग लोन्स। तो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वर्क ना हो, अगर किसी को 10 लाख से कम पैसे की ज़रूरत है, जैसे छोटे छोटे घर आप देखते हो, ठीक है, 50 गज में, 30 गज में, 40 गज में, ठीक है, 60 गज में, तो इन घर को बनाने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, ठीक है, 10 से 12 लाख में आप इसको बना सकते हो, ठीक है, प्रोवाइडेड मतलब आप अच्छा इसमें मटेरियल लगा रहे हो। जब आप 10 लाख में आपको कॉस्ट बता रहा हूँ, ठीक है, हालांकि ये 5 या 6 लाख में भी बन सकता है, ठीक है। ओके, तो इन सभी चीज़ों में आप क्या कर सकते हो, अगर कोई बहुत कम लोन लेना चाहता है और उस केस में ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वर्क ना हो, उनको इंस्टेंट लोन दिया जाए। नेशनल हाउसिंग बैंक है, दिस नेशनल हाउसिंग बैंक जो है, दिस विल मोबिलाइज मोर फंड थ्रू अफोर्डेबल हाउसिंग फंड। ओके, और क्या हो सकता है यहाँ पे अगर हम देखें तो इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट। आई वांट टू नो द एग्जांपल दिल्ली के अंदर जहाँ पे एक स्लम को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे एक दोबारा से एक हाउसिंग, आप देखोगे बिल्डर्स ने बड़े बड़े टावर बना दिए हैं, वहाँ पे लोग उस टावर्स के अंदर रह रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 30 40 50 60 मल्टी स्टोरी है उसमें। तो इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट होना चाहिए, ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप मिनिमम नंबर ऑफ लैंड के अंदर बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी, ये आप कर सकते हैं, क्रेडिट लिंक सब्सिडी, राइट। अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप आप कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे सब्सिडीज फॉर बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन। सो दीज आर टर्मिनोलॉजीज जो अगर आप जाने या ना जाने तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इंक्विजिट हैं या आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो आप इन सभी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आई विल बाईपास इट। तो नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। पहले हमने देख लिया फाइनेंस को हमें ठीक ठाक करना है कि लोगों को टाइम पे फाइनेंस मिल जाए, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी उनको मिल जाए। दूसरा अगर हम देखें कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि हमारे पास लिमिटेड मशीनरी है, ठीक है, उससे क्या होता है, प्रोजेक्ट में डिले होता है। प्रोजेक्ट में डिले होने से क्या होता है,
जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट ओवररन हो जाती है, ठीक है। पहले वो 10 करोड़ में बनना था या फिर 10 लाख में बनना था, अब वो डिले होने के कारण 15 लाख में बनेगा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, डिजास्टर रेजिलिएंट बिल्डिंग्स होनी चाहिए, मतलब अर्थक्वेक प्रोन जोन है, अगर जोन 5 है तो उस हिसाब से उसमें पिलर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके बाद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें अडॉप्ट करनी होगी, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, हाउसिंग डिज़ाइनिंग, जैसे नेशनल बिल्डिंग कोड है, किस किस को पता है नेशनल बिल्डिंग कोड है। नेशनल बिल्डिंग कोड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें आप देखोगे कि अगर आप गवर्नमेंट बिल्डिंग कोई बना रहे हो तो उसमें आपको रैंप बनाने पड़ेंगे, लिफ्ट बनानी पड़ेगी। बेसिकली दिस थिंग्स मस्ट बी एक्सेसिबल बाय द दिस फिजिकली चैलेंज पीपल, ओके। तो इस हिसाब से नेशनल बिल्डिंग कोड के अंदर ये है। दूसरा डिजास्टर रेजिलिएंट होनी चाहिए। तीसरा एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने पूरे बिल्डिंग में ग्लास लगा दिया, अब ग्लास आपको पता है ग्लास क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, अब आप वहाँ पे ज़्यादा हीट का एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर अंदर से आप एसी चला रहे हो, फिर ये कोई फ़ायदा नहीं है इसका, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए नेशनल बिल्डिंग कोड के अंदर। एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स होनी चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर रहनी चाहिए, ओके। उसके बाद आप देखोगे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन डिज़ाइंस, कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम, जैसे नेशनल अर्बन रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री कृषि, ये आपका विज्ञान योजना हो गया, और मनरेगा, लार्ज स्केल ट्रेनिंग ऑफ मैसन्स, तो ये हो सकता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, हर एक स्टेक होल्डर्स को इसमें आपस में कनेक्ट करके बहुत अच्छी तरह सिंक्रोनाइज करके आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो कि हाउसिंग सबके पास हो। अब देखिए आप स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अभी जो स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम दिल्ली के अंदर, उसके अंदर मतलब आप कौन सी फैसिलिटी है, कौन सी हाउसिंग रेजिडेंशियल फैसिलिटी वो बनाई है, प्लीज़ नेम इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद आप देखोगे रिड्यूसिंग कॉस्ट। रिड्यूसिंग कॉस्ट का मतलब है लाइफ साइकिल कॉस्ट अप्रोच रादर देन कॉस्ट पर स्क्वायर, ठीक है। लाइफ साइकिल कॉस्ट अप्रोच होनी चाहिए कि वो जो आप बिल्डिंग जो बना रहे हैं, अगर आपने सस्ती बिल्डिंग बनाने की कोशिश की, पता लगा वो 30 साल ही उसकी जो लाइफ है, ठीक है, आप देखोगे उसमें जंग लगना शुरू कर गया है, उसका प्लास्टर निकलना बाहर आ गया है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। रादर देन फोकस हमारा क्या होना चाहिए, लाइफ साइकिल कॉस्ट। एक बार बिल्डिंग बना दी 203 साल तक वो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 100 ईयर्स तक। तो एंश्योर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन एंड रिड्यूस मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, फिजिकल सपोर्ट टू इंसेंटिवाइज रिसाइकल प्रोडक्ट मेड फ्रॉम वेस्ट। जैसे रिसाइकल प्रोडक्ट मेड फ्रॉम वेस्ट आप देखोगे, डेब्रिस हो गया, नोएडा के अंदर ट्विन टावर को गिराया गया था, अब उस डेब्रिस का कहाँ पे यूज़ किया आपने, जब कोई नई बिल्डिंग आप बनाओगे तो उसमें उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपको रिसाइकलिंग करना पड़ेगा वेस्ट का। सिंगल विंडो अप्रूवल सिस्टम का मतलब है आपने कोई अब रेरा के अंडर या फिर कोई हाउसिंग मिशन आप चला रहे हो जिसके अंदर ढेर सारे आपको घर तैयार करने हैं, ठीक है, लेकिन आपको अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल कौन कौन देगा आपको, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट देगी, मिनिस्ट्री ऑफ आपको जो वहाँ की लोकल एमसीडी है। तो वहाँ पे आपको बार बार इधर उधर भागने के अलावा आप क्या कर सकते हैं, सिंगल विंडो अप्रूवल सिस्टम में जा सकते हैं। आप अपना वहाँ पे प्रोजेक्ट दिखाएंगे, वहीं से आपका अप्रूव होके आ जाएगा, ओके। एनवायरमेंटल क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद आप देखोगे फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, रेंटल कम ओनरशिप हाउसिंग हो सकता है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है रेंटल कम ओनरशिप। आप शायद आप कहीं पे आपने अपना घर बनाया है, ठीक है, आपकी फैमिली छोटी है, एक फ्लोर पे आप रह सकते हो, ऊपर वाली 3 फ्लोर आप रेंट पे दे सकते हो, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग ऐसे हो गया। एफिशिएंट यूज़ ऑफ लैंड क्या हो सकता है, जैसे बहुत सारी स्टेट्स के अंदर PSU है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है, अंडरटेकिंग्स, ओके। इसके बाद आप देखोगे बहुत सारी PSU बंद हो चुकी है, अब उनको मोनेटाइज करने का भी प्रोग्राम है। नेशनल मोनेटाइजेशन जो पाइपलाइन है उसके अंदर उसको मोनेटाइज भी किया जा रहा है। तो ऐसी जो सिक PSUs हैं, जैसे शुगर मिल वाली होगी, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री जो बंद हो चुकी है, उनकी लैंड को हम एक्वायर करके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए दे सकते हैं। यस बिल्कुल, वी कैन यूज़ इट। उसके बाद हम वर्टिकल ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। अब जो हमारी सिटी है, पहले सिटी आपकी हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड करती थी, लेकिन आपको पता है सिटी हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड होने का उसका एक दायरा वो है, एक पर्टिकुलर स्पेस है, उससे ज़्यादा वो एक्सपेंड नहीं कर सकता, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल देखेंगे, दिल्ली मास्टर प्लान जब आप देखेंगे तो एक टाइम के बाद वहाँ पे लैंड स्कार्सिटी होना शुरू हो गया। फिर प्रोजेक्ट के अंदर क्या देखा कि सिटी अब हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड नहीं करेगी, सिटी को अब हम वर्टिकली एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें फ्लोर स्पेस इंडेक्स को रिलैक्स किया गया कि आप मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हो, 10, 15, 20, 30 ऐसे टावर बना सकते हैं। नोएडा में बहुत हैं, ओके। उसके बाद हम देखेंगे अर्बन गवर्नेंस रिफॉर्म्स।
रेंटल लॉ को अमेंड कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव प्लानिंग हम कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव प्लानिंग मतलब विजनरी, जैसे दिल्ली मास्टर प्लान है 2030 में 30 तक दिल्ली मास्टर प्लान आएगा, ओके, तो इस हिसाब से होगा। उसके बाद आप देखोगे अमेंडिंग रेंटल लॉज, मतलब रेंटल लॉज ऐसा होना चाहिए कि सिटीज़ के अंदर आप एक सीलिंग लगा दें रेंटल पे। ये नहीं कि 50,000 रुपये आप दे रहे हो पूरे फ्लैट के, ठीक है, वो सीलिंग अगर आप लगा दोगे तो आपके लिए वो जो आम लोगों के लिए है वो अफोर्डेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अमेंडिंग रेंटल लॉ होना चाहिए। ये सभी चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आपको हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के अंडर सबके लिए घर का प्रोविजन करना है, तो दीज थिंग्स आर मस्ट। तो आप हाउसिंग को कहाँ पे यूज़ कर सकते हो? हाउसिंग को आप एक डायमेंशन या फिर 2 डायमेंशन कहाँ पे लिख सकते हो कि स्लम रीडेवलपमेंट की जब आप बात करोगे, अर्बनाइजेशन हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, ओके, तो यहाँ पे आप बात करोगे इसकी हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग की। दूसरा आप कहाँ पे बात करोगे? दूसरा जैसे आप देखोगे न्यूक्लियर फैमिलीज़। एक क्वेश्चन आपका CAPF में आया है न्यूक्लियर फैमिलीज़ वाला। न्यूक्लियर फैमिलीज़, इसके पीछे रीजंस क्या है? रीजंस यही हैं कि जो हाउसिंग है आपकी अनअफोर्डेबल है। न्यूक्लियर फैमिलीज़ के पीछे रीज़न ये है कि कई बार जो माइग्रेंट्स हैं वो सिटीज़ के अंदर जाते हैं, सिटीज़ में फिर जो हाउसिंग है, हाउसिंग फैसिलिटी है, फिर अकोमोडेशन बहुत कॉस्टली है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को अपने साथ नहीं रख सकते, ठीक है। अगर वहाँ पे अकोमोडेशन सस्ती हो जाएगी तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो हैं वो बन रही हैं वो नहीं बनेगी, वहाँ पे जॉइंट फैमिलीज़ भी आपको दिखेंगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हो कि ये PM आवास योजना के अंडर, ओके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कनेक्ट कर सकते हो हाउसिंग से। सिटी के अंदर क्राइम है, रीज़न बीइंग के क्राइम इसीलिए है कि वहाँ पे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, रहने के लिए नहीं है। अब हाउसिंग फॉर ऑल से आप कनेक्ट कर सकते हो कि दिल्ली के अंदर रैन बसेरा भी है, दिल्ली के अंदर लोग फुटपाथ पे भी सोते हैं, उनको आप रोड एक्सीडेंट में वो विक्टिम बनते हैं। दिल्ली के अंदर आप देखोगे जो बहुत सारे बैगर्स हैं उनके पास घर नहीं है, उनका मिसयूज़ भी होता है, ट्रैफिकिंग होती है, किडनैपिंग होती है बच्चों की, एक्सटॉर्शन होती है। ऑल दिस इज़ बिकॉज उनका सेफ हाउसिंग फैसिलिटी नहीं है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको एक घर प्रोवाइड करने से वो सोल्व हो सकती है। एक आपका घर होगा, आप वहाँ पर जाके रह सकते हो, आप अपने बच्चों की एजुकेशन इंश्योर कर सकते हो, ठीक है, आपके पास प्राइवेसी होगी, ठीक है, आपको कोई विक्टिम नहीं बनाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक सिर्फ आपको एक घर मिलने से ठीक हो सकती हैं, ओके। तो ये आपका एक सोशल कोज भी हो गया। सो दिस इज़ ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थीम 6 के अंडर इतना ही था, हाउसिंग फॉर ऑल। सो अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई प्लीज़ कमेंट डाउन, और कोई ऐसा टॉपिक आपको लगे जो हमें डिस्कस करना चाहिए प्लीज़ कमेंट डाउन, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग अ न्यू इंपॉर्टेंट बैच फॉर CAPF पेपर 2 प्रिपरेशन। तो बैच के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जल्दी अनवील करने वाले हैं। बैच शायद हमारा जनवरी से शुरू होगा या फिर दिसंबर एंड से, ठीक है। तो इफ़ एनीबडी ऑफ यू इंटरेस्टेड तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8930919491। सो ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर यू कैन कॉन्टैक्ट, मैसेज आप कर सकते हैं। सो विल कोऑर्डिनेट, आपको सारा बैच की डिटेल हम बता देंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू थिंक दिस पर्टिकुलर अप्रोच विल वर्क फॉर यू, आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।